वेलकम टू कॉमर्स गुरु। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट आपका कॉमर्स में जो सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र जो आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टर्म 2 में क्या पूछे जाएंगे और टर्म 2 में क्या पूछ लिया गया उस चीज़ के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। राइट, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपका पाठ का नाम यानी कि टॉपिक का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया या उस उपखंड का नाम दिया हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे दो दिया हुआ है जी कौन सा सब टॉपिक को सेलेक्ट किया उसको लिखा हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ इस बॉक्स में कौन से टॉपिक को नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आपका 11th क्लास में टोटल 13 चैप्टर हैं जिसमें से आपका जो जो चैप्टर पूछा हुआ है उसको हाँ लिखा हुआ है, जो जो नहीं पूछा हुआ उसको नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी चैप्टर हैं जो पूछा गया हो और जो नहीं पूछा गया हो उसको हटा के आपका जो चैप्टर बचते हैं उसको दो टर्म में बांटा गया था। जो टर्म 1 का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 7, 8 और 9 मई को हुआ था और जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा वो जैसे कि अनुमानित डेट जो निकाला जा रहा है वो आपका अनुमानित डेट 16 जून से निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़ना है उस चीज़ के बारे में आज हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से आंख फाड़ फाड़ के देख लेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे प्रथम सार्वधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जो नवंबर से दिसंबर में होने वाला था लेकिन ये आपका हुआ है मई में, 7, 8, 9 मई को हुआ है। और यहाँ पे द्वितीय सार्वधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जो मार्च टू अप्रैल दिया हुआ है, जो मार्च टू अप्रैल वाला को 16 जून से बताया जा रहा है कि 16 जून से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये साइड में जो नवंबर टू दिसंबर आने की प्रथम सार्वधिक परीक्षा दिखाया जा रहा है इसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा। एक बात और आप बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लेंगे कि टर्म 1 का एग्ज़ाम आपको ऑब्जेक्टिव हुआ था, MCQ क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन, लेकिन आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। टर्म 2 का एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। राइट, बहुत सारा बात आपको पढ़ना है, बहुत सारा बात आपको लिखना भी है। तो याद रहे समय रहते हुए आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो दिया हुआ है आपका ह्रास, प्रावधान और संचय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डिप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व। डिप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है वित्तीय विवरण 1। ध्यान देंगे, वित्तीय विवरण 1 लिखने का कारण क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 जो दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें दो टॉपिक पढ़ना होता है। सबसे पहला हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता है और दूसरा हमारा विथ एडजस्टमेंट वाला होता है। तो विथ एडजस्टमेंट वाला हमें नहीं पढ़ना है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी टॉपिक हैं उसमें पूरा का पूरा पढ़ना है। राइट, तीसरा दिया हुआ है अपूर्ण अभिलेखों के खाते, यानी कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, चौथा दिया हुआ है लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग या अनुप्रयोग। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर में दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। और लास्ट जो दिया हुआ है पांचवा कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली, जिसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAS। राइट, तो आपको टोटल यहाँ पे 5 चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको मेन जो आपको ध्यान देना है डिप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है इसके ऊपर में, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, ये 2 चैप्टर जो दिया हुआ है इससे आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको शॉर्ट चीज़ पूछा जाएगा। तो ये चीज़ को याद रखेंगे। और इसमें क्या क्या टर्म्स जो पूछे जाएंगे, मॉडल सेट आपका अभी तक जारी नहीं हुआ है, मॉडल सेट पेपर आपका जारी हो जाएगा, उसके बाद आपको डिटेल इसका बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे पहला दिया हुआ है डिप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिज़र्व। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिप्रिसिएशन प्रोविज़न रिज़र्व में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है डिप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिज़र्व जो दिया हुआ है ये टॉपिक, इसमें हम लोग को सबसे पहला देखिए डिप्रिसिएशन पढ़ना है। तो डिप्रिसिएशन में क्या पढ़ना है, तो डिप्रिसिएशन में उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नीड पढ़ना है यानी क्या आवश्यकता, और उसका फैक्टर पढ़ना है इफेक्टिंग डिप्रिसिएशन, और उसका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है डिप्रिसिएशन उसका पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है इसमें, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का मेथड क्या क्या है उस चीज़ के बारे में जानना है। ठीक है, तो जहाँ पे यहाँ पे समझेंगे मेथड दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो आपको क्लास में सारा का सारा क्वेश्चन बुक वाला आपको सॉल्यूशन करा दिया गया है। स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको बोला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना का हमारा मशीन रहता है उसका कॉस्ट वैल्यू जो फर्स्ट टाइम में जो रहता है उसी वैल्यू पे हमारा स्ट्रेट लाइन आने की, जिसे फिक्स मेथड भी बोला जाता है, ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरा हमारा WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन को उसमें घटा घटा करके निकालते हैं, जिसमें इसमें एक्सक्लूडिंग चार्ज इन मेथड, यानी कि जितना आपका किया निकलेगा डिप्रिसिएशन उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और आपका आगे दिया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसको क्या क्या करना है, उसमें देखिए दिया हुआ बाय चार्जिंग टू एसेट्स कॉन्सेप्ट, बाय चार्जिंग टू एसेट्स कॉन्सेप्ट, और बाय क्रिएटिंग प्रोविजन एंड डिप्रिसिएशन एंड accumulated depreciation account and treatment of disposal of assets। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक है जो आपको पढ़ना नहीं है। चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, एसेट्स का अकाउंट आपको खोलना होगा, प्रोविज़न का डिप्रिसिएशन का अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल एसेट्स ये आपको टॉपिक में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोविज़न एंड रिजर्व दिया हुआ ये चीज़ टॉपिक आपको मिलेगा, रिजर्व क्रिएट करने वाला। और यहाँ पे आ रहा है फिर इसका कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंट बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व, यानी कि प्रोविज़न में और रिजर्व में क्या अंतर है उसको बतलाना है, जिसमें आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जिसमें हमारा जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर से कम हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, उसको रेवेन्यू रिजर्व बोलेंगे, कम समय के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल रिजर्व जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर से अधिक हो, जो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, और फिर आगे दिया हुआ है जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व, और फिर अगला जो टॉपिक दिया हुआ है आपका जनरल रिजर्व के बाद स्पेसिफिक रिजर्व एंड सेक्रेट रिजर्व। ध्यान देंगे, जनरल रिजर्व का कहने का मतलब है कि जनरली कोई भी चीज़ का रिजर्व जो क्रिएट किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए उसे यूज़ किया जाएगा, वो जनरल रिजर्व कहलाएगा। और स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब हो गया कि जिसको कोई ख़ास चीज़ के लिए रिजर्व किया जाए, जैसे हमारा कंपनी चलाया जा रहा है जिसमें मान लीजिए एसेट्स है, एसेट्स का अगर उसको फिक्स नहीं कर दिया जाए, स्पेशल मान लीजिए फर्नीचर के लिए हम अगर कोई तरह का रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो ओनली फॉर जिस फर्नीचर के लिए किया जा रहा है उसी फर्नीचर के लिए यूज करी जाएगी, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व बोलेंगे। और लास्ट हमारा जाएगा सेक्रेट रिजर्व। ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो था आपका, दूसरा चैप्टर यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना था डिप्रिसिएशन के बाद जो पढ़ना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 जो हमारा यूनिट 8 में दिया हुआ है, यहाँ पे समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ये सोल प्रोप्राइटर यानी कि एकांकी व्यवसाय का बनाएंगे, एक व्यवसाय का बनाएंगे, एक बिजनेसमैन का हम लोग फाइनल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस पढ़ना पड़ेगा, याद रखना होगा, डिफिनेशन है। और इसमें हमें जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग में हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, ट्रेडिंग में हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ध्यान देंगे, ट्रेडिंग जो बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मालूम पड़ता है, और नेट प्रॉफिट जो बनाया जाता है यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मालूम पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा। ठीक है, लास्ट जो आपका इसमें टॉपिक आएगा आपका बैलेंस शीट आएगा। ठीक है, टर्म 1 का जो दिया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, इसमें आपको इतना चीज़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है नीड दिया हुआ है, ग्रुपिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एडजस्ट, यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट प्रिपरेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट वाला का आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना, चूँकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 ही बोला है, नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, आपको 2 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा अगला जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यूनिट बी में चला जाएगा, ये यूनिट 10 में है, यूनिट 2 में, यूनिट 10 में देखिए अपूर्ण अभिलेखों का खाते, जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा कि इनकम्प्लीटर रिकॉर्ड क्या होता है उसको पढ़ना, यूज़ एंड लिमिटेशन, इसका यूज़ क्या है और इसका लिमिटेशन क्या है इसके बारे में। और यहाँ पे पढ़ना है असर्टनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट एफेयर मेथड एंड कन्वर्सन मेथड। ध्यान देंगे, इसमें हम आपको क्लास में जब सिंगल एंट्री सिस्टम मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे हम लोग इसका 2 मेथड किए थे। एक पढ़े थे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एपीआर मेथड, और दूसरा था हमारा कन्वर्सन मेथड, जिसमें हमारा स्टेटमेंट ऑफ एपीआर ओपनिंग और क्लोजिंग का बनता था, जिसमें हमारा कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फंड निकल रहा था। ठीक है, और क्लोजिंग वाला। उसके बाद हम लोग इसमें बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, ये था आपका अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर वाला दिया हुआ है यूनिट 11 में दिया कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग डाटाबेस सिस्टम जो दिया हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना आपका, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसको AIS कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये सब चीज़ आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। तो कंप्यूटर वाला ज़्यादा आपका क्रिटिकल नहीं बनेगा, इससे एकदम कम क्वेश्चन बनाता है। आपका जो 3 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है, पहला दूसरा तीसरा जो दिया हुआ है वो है, चौथा पाँचवा कंप्यूटर भी आपका इम्पोर्टेंट है, उससे आपका सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे डिप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट और अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो दिया हुआ है, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, ये 3 चैप्टर आपको क्लास में पूरे अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है। अगर आपको ये चीज़ में किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है या तो नहीं आता है तो आप हमको कमेंट के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं, और वहाँ से आप अपना समस्या का समाधान बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड जो दिया हुआ है योग्य एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये भी हो जाएगा, और कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम ये भी हो जाएगा। ठीक है, जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा आपका 5 चैप्टर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस लेके आएंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद, और लिंक को शेयर ज़रूर करें।